आज कहानी है निर्भया की। ये वो कहानी है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई कैसे इतनी दरिंदगी कर सकता है, क्योंकि इस कहानी ने लोगों को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद पूरा देश एकजुट होकर एक आवाज बना। ये उस लड़की की कहानी है जिसे कि 16 दिसंबर 2012 से पहले कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे, मगर इस घटना के बाद वो लड़की हर घर की हो गई थी और हर कोई जानना चाहता था कि अब वो कैसी है। तो चलिए अब मैं ये कहानी आपको शुरू से सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर 2012 से। एक 23 साल की आम लड़की जो कि फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, वो 16 दिसंबर को अपने एक दोस्त अवनिंद्र प्रताप जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है। क्योंकि उस दिन संडे था इसलिए दोनों की छुट्टी भी थी। वो लड़की दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। 16 दिसंबर 2012 की दोपहर 3:30 बजे के आसपास वो लड़की अपने घर से ये बोलकर निकलती है कि 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद वो अपने दोस्त अवनिंद्र से मिलती है। फिर दोनों द्वारका से एक ऑटो में बैठकर दिल्ली के साकेत में एक बहुत ही फेमस मॉल सिलेक्ट सिटी वॉक वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लाइफ ऑफ पाई मूवी देखेंगे। उसके बाद दोनों मूवी की इवनिंग शो की टिकट खरीदते हैं और इस मूवी का जो टाइम था वो था शाम के 6:40 से रात 8:30 बजे तक का। थोड़ी देर बाद जब मूवी स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है तो दोनों थिएटर के अंदर जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं। जब वो दोनों थिएटर के अंदर बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे तो लगभग उसी वक्त वहां से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक घर के अंदर 6 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उन 6 लोगों में से जो 4 लोग थे वो एक बस को चलाने का काम करते थे। उन चारों लोगों में से एक बस का ड्राइवर था, एक कंडक्टर था और 2 हेल्पर थे। दारू पीने के बाद सभी 6 लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो आज बस में बैठा जाए और थोड़ा घूमा जाए। हालांकि दारू पीने के बाद गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है, मगर मौज मस्ती करने के लिए ये सभी 6 लोग बस में बैठकर निकल जाते हैं और उस बस को दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाने लगते हैं। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ये लोग अपनी बस लेकर मुंड्रिका की सब्जी मार्केट पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनमें से एक आदमी बस की खिड़की से खानपुर खानपुर आवाज लगाना शुरू कर देता है। तो रामाधार नाम का एक आदमी जो कि मुंड्रिका में ही एक लकड़ी की दुकान में कारपेंटर का काम करता था, वो उस बस में जाकर चढ़ जाता है क्योंकि उसे भी खानपुर की तरफ ही जाना था। जब वो कारपेंटर बस में बैठा और जब बस वहां से आगे निकली तो कुछ मिनटों बाद ही बस में बैठे लोग उससे कहते हैं कि ये बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। उनकी ये बात सुनने के बाद रामाधार उस बस से उतरने लगा, मगर इससे पहले कि वो बस से उतरता उन लोगों ने उसे वापस बस में खींच लिया और उसे छीना झपटी करने लगे। जब रामाधार ने उसका विरोध किया तो वो सभी 5 मिलकर उसकी पिटाई करने लगे और 6ठा आदमी बस चलाता रहा। उसके बाद उन लोगों ने रामाधार से उसके मोबाइल और 1500 रुपए जो कि उसके पास थे वो उससे छीन लिए। IIT फ्लाईओवर के पास बस से बाहर धक्का दिया और फिर वो लोग बस को भगा कर ले गए। इधर जब ये 6 लोग रामाधार को लूट रहे थे तभी उधर तकरीबन 8:30 बजे वो लड़की और उसका दोस्त मूवी देखकर थिएटर से बाहर आते हैं। उसके बाद ये दोनों घर जाने के लिए एक ऑटो की तलाश करते हैं, मगर कोई भी ऑटो वाला द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो तैयार होते हैं वो पैसे बहुत ज्यादा बताते हैं और जब वो लोग ऑटो वाले से मीटर से चलने को कहते हैं तो वो मना कर देता है। खैर इसकी बजाय जैसे तैसे मोल ताल करके एक ऑटो वाला उन दोनों को मुंड्रिका बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस स्टॉप पर पहुंचकर वहां से 764 नंबर की बस पकड़कर द्वारका चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ऑटो में बैठकर तकरीबन 8:40 पर सिलेक्ट सिटी वॉक से निकलते हैं और लगभग 10 मिनट में ही ऑटो वाला उन दोनों को मुंड्रिका बस स्टॉप पर छोड़ देता है। अब ये दोनों वहाँ खड़े होकर अपनी बस का आने का इंतजार करने लगते हैं। ये दोनों बस का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी
वहां लगभग 9 बजे के आसपास एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस आकर रुकती है और उस बस में से एक आदमी द्वारका और पालम मोड़ चिल्ला रहा होता है। तो क्योंकि रात के लगभग 9 बज गए थे और फिर देर भी हो रही थी, इसलिए ये दोनों इस बस में सवार हो जाते हैं और बस की आगे वाली एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर ये बस वहां से चल देती है। ये सफेद रंग की बस जिसमें वो लड़की और उसका दोस्त चढ़े हुए थे, ये वही बस थी जिसमें वो 6 लोग शराब पीने के बाद मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकले थे और जिसमें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी से लूटपाट भी की थी। उस बस में जो 6 लोग पहले से सवार थे, उनमें से एक था राम सिंह, जो कि उस बस का ड्राइवर था। दूसरा राम सिंह का भाई मुकेश सिंह, जो कि उस बस में हेल्पर का काम करता था। तीसरा था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जो कि उस बस का क्लीनर था। चौथा पवन गुप्ता और पांचवा विनय शर्मा। ये दोनों बस में काम तो नहीं करते थे, पर ड्राइवर राम सिंह के अच्छे दोस्त थे और ये पांचों लोग एक ही इलाके में रहते थे। लेकिन जो छठा आदमी था उस बस में, उसका नाम था राजू। वो उन लोगों के साथ नहीं रहता था और ये उसी दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर में ही इन पांचों से मिला था। खैर, जब ये बस मुंड्रिका बस स्टैंड से निकली तो उसके बाद ये जो लड़की और लड़का था, उन्होंने उनसे टिकट मांगी। तो उन लोगों ने टिकट तो नहीं दी, पर उन दोनों से किराए के नाम पर 10-10 रुपए ले लिए। इसके तकरीबन 5 मिनट बाद जब ये बस मलाई मंदिर के पास फ्लाईओवर पर चली तो उन्होंने बस का दरवाजा बंद कर दिया और बस की लाइट भी बुझा दी। उसके बाद इनमें से 3 लोग इन दोनों के पास आए और इन्हें देखकर बद्धे और घटिया कमेंट पास करने लगे और फिर गाली देना भी शुरू कर दिया। ये सुनकर इस लड़की के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो इनका विरोध करने लगते हैं। तो वो तीनों लोग मिलकर उस लड़के को पीटने लगते हैं। ये देखकर लड़की अपना फोन निकालती है और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसके मोबाइल को भी छीन लेते हैं। उसके बाद बाकी के 2 लोग अपने साथ एक लोहे की रॉड को लेकर आते हैं और उस रॉड से उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। जब वो लड़की अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है तो वो लोग उस लड़की को भी नहीं बख्शते और उसे भी मारते हैं। इसके बाद ये लोग उन दोनों के पर्स, मोबाइल, डेबिट कार्ड, घड़ी वगैरह भी छीन लेते हैं, यहाँ तक कि उन दोनों के कपड़े भी उतरवा देते हैं। जब उस लड़की का दोस्त उन लड़कों की पिटाई से लगभग बेहोश हो जाता है, तब वो लोग उस लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और फिर बारी बारी से वो सभी लोग उस लड़की का बलात्कार करते हैं। इस दौरान वो बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदल रहे थे और वो उस चलती बस में ये 6 लोग उस बेचारी लड़की का गैंगरेप कर रहे थे। यहाँ तक कि जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए उनका विरोध करना चाहा और उसकी शुरुआत भी की, तो दरिंदगी का ये आलम था कि उनमें से एक ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक घुसा दी। तकरीबन 1 घंटे तक उन 6 लोगों ने उस लड़की को नोचा, घसीटा और जानवरों से भी बदतर सलूक किया। उन हैवानों ने उस लड़की के जिस्म का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो सलामत हो या जिस पर कोई जख्म ना हो। वो लड़की चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मगर उस चलती बस से ट्रैफिक की आवाज में उस लड़की का ये शोर किसी के कानों तक नहीं पहुंचा। इसके बाद जब इन दरिंदों का मन भर गया, तब वो उस लड़के को भी पीछे लेकर आते हैं और दोनों को बस से पीछे के दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, मगर पीछे का दरवाजा खुलता नहीं है क्योंकि वो जाम हो गया था। उसके बाद वो लोग दोनों को आगे खींचकर लेकर जाते हैं और महिपालपुर फ्लाईओवर के पास एक सुनसान जगह पर, जहां झाड़ियां भी थी, वहां चलती बस से इन दोनों को बस के अगले दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है और फिर बस को उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश भी की जाती है। मगर जो लड़का था वो थोड़े होश में था, तो उसने लड़की का हाथ पकड़कर किसी तरह सड़क के किनारे उसे खींच लिया था और बस का पहिए उन पर चढ़ने से बाल बाल वो बच गए थे। फिर वो लोग बहुत तेजी से बस को वहां से भगाकर ले गए।
अब ये दोनों 16 दिसंबर की रात दिल्ली की उस कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे लहूलुहान पड़े थे, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और ना ही शरीर में जान बची थी। फिर भी लड़की का दोस्त किसी तरह हाथ से इशारा कर लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उस जगह से कई गाड़ियां गुजरी। वो आवाज देकर लोगों को रोकने की कोशिश भी करता। लोग वहां पर रुके भी, मगर किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। वो लड़का हाथ हिलाता रहा और आवाज लगाकर लोगों को मदद के लिए बुलाता रहा। उसी दौरान नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर काम करने वाले राजकुमार नाम के एक शख्स, जो कि अपनी मोटरसाइकिल से एनएचएस पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो उसी जगह से गुजर रहे थे। तकरीबन 10:10 पर उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। ये सुनकर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और जब उन्होंने देखा तो उनके सामने सड़क किनारे झाड़ियों में एक लड़का और एक लड़की उन्हें दिखे। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, इसलिए लड़के ने उन्हें सब बात बताई। इसके बाद राजकुमार सड़क के दूसरी ओर जो होटल था वहां गए और वहां से एक चादर लेकर आए और फिर उस चादर के 2 टुकड़े करके उन दोनों को दिए ताकि वो अपना तन ढक सके। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर बाद ही लगभग 10:30 बजे के आसपास वहां 2 पीसीआर वैन पहुंच जाती है। अब यहाँ देखिए खेल क्या होता है। जो 2 पीसीआर वैन वहां पहुंची थी वो अलग अलग थाने की थी, पर वो दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि ये वो इलाका जहाँ पर ये लड़का और लड़की मिले हैं वो किसके जुरिस्डिक्शन में आता है। बल्कि उस वक्त उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी, पहले जल्द से जल्द उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। खैर, इसके बाद जब ये जुरिस्डिक्शन की बहस खत्म हुई तो दिल्ली पुलिस की वैन में इन दोनों को बैठाया गया और रात को 11 बजे के आसपास इन दोनों को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने पहली बार उस लड़की की हालत देखी तो उनके हाथ पैर भी फूल गए, क्योंकि उन्होंने भी आज तक अपने करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। उस लड़की की आंतों की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहां से जोड़ें और कैसे जोड़ें। खैर, इसके बाद उस लड़की के माँ बाप को इसकी खबर दी गई और फिर फौरन उस लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। उसके बाद जब ये खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी छाया शर्मा खुद वहां जायजा लेने के लिए सफदरगंज हॉस्पिटल पहुंची और जब डॉक्टरों ने उस लड़की की हालत के बारे में बताया तो डीसीपी छाया शर्मा भी सुनकर दंग रह गई। जो दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई उससे सुनने के बाद डीसीपी छाया शर्मा को लग गया था कि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो मामला हाथ से निकल सकता है, क्योंकि किसी भी घटना के शुरुआती 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डीसीपी छाया शर्मा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 16 और 17 दिसंबर की उस रात अपने सबसे काबिल पुलिस वालों को हॉस्पिटल बुलाया और उन लोगों की 3 से 4 टीम बना दी। फिर उसी रात लड़की के दोस्त अवनिंद्र की भी स्टेटमेंट दर्ज की गई और सुबह लगभग 5:30 बजे वसंत विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा ली गई। अपने स्टेटमेंट में लड़की के दोस्त अवनिंद्र ने सारी घटना के बारे में बताया। ये सुनने के बाद अब पुलिस का काम ये था कि अब सबसे पहले वो बस ढूंढ ली जाए जिसमें ये घटना हुई, क्योंकि उस बस के मिलने के बाद ही आगे का कोई सुराग मिल सकता था। इसके बाद पुलिस ने अवनिंद्र से बस के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक सफेद रंग की बस थी और बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी थी। उस बस का पीछे का दरवाजा जाम था, बस के आगे वाले पहिए का कवर गायब था और उस बस के ऊपर यादव लिखा हुआ था। अब दिल्ली पुलिस को तो बस के बारे में जानकारी मिल ही चुकी थी, मगर पूरे दिल्ली में एक ऐसी बस ढूंढना जो सफेद रंग की हो और जिसके दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टी हो, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना जाने पूरे दिल्ली में ऐसी कितनी सफेद बसेस होंगी जिसके साइड में पीले और हरे रंग की पट्टी लगी होगी, और ना मालूम ऐसी कितनी बसेस होंगी जिसके ऊपर यादव लिखा होगा। और उन बसों में से उस बस को ढूंढना जिसमें ये क्राइम हुआ हो, वो एक तरह से भूसे के ढेरे में सुई ढूंढने जैसा था। मगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बस के जरिए ही आगे के सुराग मिल सकते थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम 17 दिसंबर 2012 की सुबह ही सबसे पहले मुंड्रिका बस स्टॉप पहुंची, जहां लड़की और उसका दोस्त बस में चढ़े थे। मगर मुंड्रिका बस स्टैंड से कोई सबूत नहीं मिलता।
फिर पुलिस महिपालपुर के उस स्पॉट पर जाकर पहुंचती है जहां पे उन दोनों को बस से फेंका गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा जहां उन दोनों को फेंका गया उसकी दूसरी साइड काफी सारे होटल्स हैं और उन होटल्स में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। तो अब पुलिस एक एक करके उन होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, मगर वहां भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। लास्ट में पुलिस वहीं के एक होटल जिसका नाम होटल दिल्ली 37 था उसमें पहुंचती है। फिर उसकी भी सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। उस फुटेज में भी पुलिस को बहुत सारी सफेद बस दिखाई देती है, मगर पुलिस का माथा तब थमकता है जब वो देखते हैं कि एक सफेद बस जिस पर यादव लिखा था वो कल रात यानी 16 दिसंबर 2012 को एक जगह से 20 मिनट के अंदर अंदर 2 बार गुजरती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि पहले तो वो बस रात 9:40 पर वहां से गुजरती है और फिर सेम वो ही बस रात 9:53 पे फिर से वहां से उसी जगह से गुजरती है। इसी चीज ने पुलिस को उस बस के ऊपर शक करने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहुंची और इस बस की डिटेल्स निकलवाई और फिर उसके बाद उस बस के मालिक तक पहुंच गई। वहां पहुंचने पर पुलिस को बस का नंबर भी मिल गया और ये भी पता चल जाता है कि ये बस स्कूल के बच्चों को ले जाने और छोड़ने का काम करती है। अब पुलिस को बस के बारे में सारी जानकारी तो मिल ही गई थी, मगर वो बस अब भी गायब थी। उस बस के मालिक को भी नहीं पता था कि फिलहाल इस वक्त ये बस कहाँ खड़ी होगी। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए ये जानकारी मिलती है कि इस वक्त वो बस सेक्टर 3 आर.के. पुरम में रविदास कैंप के एरिया में खड़ी है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही रविदास कैंप पहुंचती है और वहां पे गुरुद्वारे के पास पुलिस को ये सफेद रंग की बस मिल जाती है। उस बस के दोनों साइड पर हरे और पीले रंग की पट्टी लगी हुई थी और उस बस पर यादव भी लिखा हुआ था। पुलिस जैसे ही उस बस के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि बस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा वो बस से उतरा और भागने लगा। पुलिस ने भी उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद उसको धर दबोचा। उसके बाद जब पुलिस ने उस डॉक्यूमेंट्स को खंगाले तो पता चला कि ये बस का ड्राइवर राम सिंह है। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इस घटना के अगले दिन ही उन 6 लोगों में से एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। राम सिंह की पहचान सामने आने के बाद 17 दिसंबर 2012 की शाम 4:15 पर पुलिस ने राम सिंह को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। और वो जो बस उन्हें रविदास कैंप में मिली थी उसी शाम उसे त्यागी स्टेडियम में ले जाया गया। उसके बाद सीएफएसएल की एक टीम ने उस बस के अंदर से फिंगरप्रिंट, सीट के ऊपर लगे ब्लड सैंपल्स, वो लोहे की रॉड और हेयर सैंपल्स कलेक्ट किए और उन्हें सबको जांच के लिए भेज दिया गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही और उसके आगे की कहानी मैं आपको अगले पोस्ट में सुनाऊंगी क्योंकि ये पूरी कहानी एक वीडियो में नहीं बनाई जा सकती, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे ख्याल से आप लोग बोर भी हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते जल्दी से अपलोड कर दूं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।